नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश त्रिपाठी। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार इन्वेस्ट्री 101 में। आज बात करेंगे ऐसी कंपनी की जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन इसका आईपीओ जल्द ही आने वाला है। कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। ये कंपनी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। जानेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में और इसके आईपीओ कब आ रहा है, कब आना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए, क्या आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कंपनी के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कंपनी जो है वो फाउंड हुई थी अप्रैल 2011 में अशोक सूता द्वारा। इसके कुछ और को फाउंडर भी थे, जैसे अरविंदो नंदा, दत्तात्रेय सालागामे, जोसेफ अनंथराजू, पुनीत जेटली, राजा शेखर, राजा शानमुगन एंड सलिल गोडिका। ये इसके सारे को फाउंडर थे। इन्होंने मिलकर कंपनी को बनाया था, कंपनी को खड़ा किया था। इसने पहली अपनी जो इन्वेस्टमेंट मिली थी, इसको जो इसमें फंडिंग मिली थी वो $45 मिलियन की मिली थी। और इसके कुछ इन्वेस्टर्स जो थे जो इसमें इन्वेस्ट किए थे वो थे जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट फर्म और इंटेल कैपिटल, और अशोक सूता जी भी इसमें इन्वेस्टर थे। इसलिए वो कंपनी के इस वक्त चेयरमैन भी हैं और वही कंपनी के देख रेख भी करते हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर इस समय जो हैं उनका नाम है शशि कुमार। शशि कुमार इस कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वो रिपोर्ट करते हैं अशोक सूता को किसी भी बिजनेस के बारे में। कंपनी ने एक्सपैंड करने के लिए अपना पहला ऑफिस यूके में खोला था, यूनाइटेड किंगडम में रीडिंग ऑफिस था मार्च 2012 में। कंपनी के पास ग्लोबली 170 प्लस कस्टमर्स। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी 3 बिजनेस यूनिट में काम करती है, डिवाइडेड 3 बिजनेस यूनिट में। पहला है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, दूसरा है डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। कंपनी ने 3 अलग अलग बिजनेस यूनिट के लिए 3 अलग अलग सीईओज भी रख रखे हैं। जैसे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस को संभालते हैं जोसेफ अनंथराजू, लावण्या रस्तोगी संभालते हैं डिजिटल बिजनेस सर्विसेज को, और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी सर्विसेज को संभालते हैं राम मोहन। ये कंपनी एक एंटरप्राइज को हेल्प करती है डिजिटली ट्रांसफॉर्माइज्ड होने में, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, डिलीवरी करती है, सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बिजनेस एफिशिएंसीज बढ़ा देती है और एक्शन इनसाइट। इन सारे सर्विसेज को डाइवर्स सेक्टर में प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिटेल हो गया, एजुटेक सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल BFSI हो गया, हाईटेक सेक्टर हो गए, इंजीनियरिंग में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रैवल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। और आजकल हम सब जानते हैं कि कंपनीज, जितनी भी कंपनीज़ हैं सब डिजिटली ट्रांसफॉर्माइज होना चाहती हैं, सब नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहती हैं, जिससे उन्हें इन सब सर्विसेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये कौन कौन से ऐसी टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करते हैं? वो है बिग डेटा एनालिटिक्स, AI एंड कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, SDN NBF, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन इंक्लूडिंग RPA। अब इस पे सब पे एक एक करके बात कर लेते हैं। सब पे नहीं करूँगा, लेकिन कुछ मेन बिजनेस इनके हैं। ब्लॉकचेन जैसे हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, क्लाउड सर्विस हो गया, इनका SDN NBF हो गया, जो इनकी मेन सर्विस है उस पर हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं सर्विस हैं क्या और वो कितनी यूज़ हो सकती हैं इनके आने वाले बिजनेस सेक्टर्स में। आपने देखा होगा कि इन सब सर्विसेज के बिना आजकल कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही है। हर कंपनी को बिग डेटा एनालिटिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, गूगल एनालिटिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हर कोई कंपनी क्लाउड सर्विस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, और हर किसी को आजकल IoT से जोड़ना है, जिससे वो अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपको सबको पता है, फेसबुक बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स यूज़ भी करता है, दूसरी कंपनीज़ को देता भी है फेसबुक एनालिटिक्स, अपना जो भी उसके यूज़र्स हैं उनका सबका डेटा। और इस समय अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस सर्विस का यूज़ किया तो मुकेश अंबानी जी ने किया है। उन्होंने पहले कस्टमर्स को रीड किया, इसी एनालिटिक्स की वजह से वो रीड कर पाए। अगर उनके पास इन्फोग्राफिक्स और ये डेटा ना होता तो शायद वो इसको ना पढ़ पाते। और फिर उन्होंने एक अच्छा मार्केटिंग मूव चला, सबको फ्री में डेटा देके, जिससे बहुत सारे लोग जियो यूज़ करने लगे। और उसी से फिर उन्होंने एनालाइज़ किया कि इंडिया में किस को क्या चाहिए और कितना डेटा की ज़रूरत है हमें, और हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के हिसाब से फिर उन्होंने अपने सारे बिज़नेस तैयार किया, सारा बिज़नेस प्लान तैयार किया, और उन्होंने फिर जियो को मोनेटाइज़ किया। और आज वो अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़कर आज इंडिया में सबसे अमीर तो ही हैं, वर्ल्ड में भी टॉप 10 में आ गए हैं वो। हर कंपनी आजकल डिजिटली ट्रांसफॉर्माइज्ड होना चाहती है और इन सर्विसेज को यूज़ करना चाहती है, जिससे वो अपने कस्टमर्स को सीमलेस और एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाए, जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहें। पहले जानते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करता है डेटा को ग्लोबली स्टोर होने में थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स पे।
ये किसी की भी एंट्री देखने देता है रियल टाइम पर, जिससे कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए, किसी भी एक पर्सन के लिए इस नेटवर्क को कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी होती है, एक बार लिख के काफ़ी बार रीड किया जा सकता है। मैथमेटिकली ये वेरीफाइड होता है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं, इसीलिए ये हर कंपनी के लिए यूजेबल नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लॉकचेन जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूज़ होता है उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हर कंपनी के पास नहीं होता है। हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करके रखनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं डेटा साइंस की। डेटा साइंस ये एक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टर्म हो गया है आजकल के पीरियड में। इस टर्म से, डेटा साइंस की वजह से बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे डेटा को यूज़ करके, एनालाइज करके काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करती हैं उसको, और फिर उससे यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाती हैं। ये कंपनी क्या करती है, टफेस्ट डेटा चैलेंजेस को प्रिडिक्ट करती है, डिमांड फॉर कस्टमर एंड सर्विसेज को, और इम्प्रूव करती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड गाइड बिजनेस स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड फोरसाइट। कंपनी के कॉस्ट कटिंग में भी हेल्प करती है, और ये कंपनी के बॉटम लाइन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देती है एडवांस डेटा साइंस सोल्यूशन से, जिससे कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सके और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सके डेटा साइंस की वजह से, डेटा एनालिटिक्स की वजह से। अब बात करेंगे तीसरे बिजनेस सेक्टर की, जो है SDN NFV। SDN होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, और NFV होता है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। जब SDN एग्जीक्यूट करता है NBF इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो SDN फॉरवर्ड कर देता है डेटा पैकेट को एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरे नेटवर्क डिवाइस पे। इस नेटवर्किंग का और ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और वो हार्डवेयर बेस्ड होती थी। ट्रेडिशनल नेटवर्किंग जो अभी तक हम नेटवर्किंग यूज़ करते थे वो हार्डवेयर बेस्ड होती थी, और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्किंग है। हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्किंग में हम स्विचेस, राउटर्स और अदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ता था कनेक्शन क्रिएट करने के लिए और नेटवर्क को चलाने के लिए, लेकिन इसमें हमें ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनके पार्टनर्स जो हैं वो रेड हैट, ओपन स्टैक, इंटेल, P4org, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज इनके पार्टनर्स हैं ये नेटवर्क को रन करने के लिए। काफ़ी अच्छे अच्छे पार्टनर्स हैं इनके साथ जो इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। इस टाइप की नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे डेटा लीक होने से बच जाता है, क्योंकि इसमें स्विचेस, राउटर कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, बीच में कोई भी मीडियम ऐसा यूज़ नहीं हो रहा जहाँ से डेटा लीकेज का खतरा हो। क्लाउड कंप्यूटिंग हम सब जानते क्या होती है, डेटा स्टोर करने में काम आती है, जिससे हम रिमोटेडली कहीं भी अपने वर्क रिलेटेड डेटा को एक्सेस कर सकें। इसमें कंपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे पहला है क्लाउड मैच्योरिटी मॉडल, प्रोफाइलिंग एंड रन टाइम मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ROI बिजनेस केयर। ये सारी सर्विस में कंपनी डेटा को स्टोर करती है और उसे रन करने में या कहीं भी ऑपरेट करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं IoT की। IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कनेक्टिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन। सबको सबसे कनेक्ट कर दो। फ्रॉम इंटीग्रेटिंग राइट सेंसर्स एंड डिराइविंग इंस्पायर्ड इंसाइट्स टू चूजिंग द बेस्ट फिट प्लेटफॉर्म। इनके पास टोटल 30+ IoT कस्टमर्स हैं, 300+ SMEs हैं, 50+ पार्टनर्स हैं एंड 20+ एनालिस्ट हैं जो इस चीज़ को करते हैं। पार्टनर्स जो हैं इनके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, PTC, थिनवॉक्स, OS IoT, MongoDB, विंड रिवर, इंटेल। ये हेल्प करते हैं डिवाइस को तो होस्ट करने में या सेंसर पार्टनरशिप में हेल्प करते हैं कंपनी की। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की। कंपनी के चेयरमैन और फाउंडर हैं अशोक सूता, और यही है जो कंपनी के सबसे मेन हेड हैं, और कंपनी इन्हीं के ऊपर पूरी खड़ी हुई है। इन्होंने अपनी BE इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री जो ली थी वो IIT रुड़की से ली थी। इन्होंने बाद में फिर MBA किया था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मनीला, फिलीपीन से। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं विप्रो इन्फोटेक के 1988 से 1999 में। ये माइंडट्री के को फाउंडर भी थे 1999 में जो फाउंड हुई थी, और वो करेंटली $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करती है पर ईयर। और इन्होंने 2011 में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी फाउंड किया। इनको कई सारे अवार्ड्स में मिले हैं, जिसमें सबसे मेन अवार्ड जो है इनको इलेक्ट्रॉनिक मैन ऑफ द ईयर मिला था 1992 में। इनके पास काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, और अगर हैप्पीएस्ट माइंड एक काफ़ी अच्छी कंपनी बनती है तो इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होगा। अब कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। इनकी वेबसाइट पे मैं गया था, इनका मुझे कहीं भी फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं मिली जहाँ से मैं पूरा डेटा लेकर आ पाऊँ, तो मैंने कहीं ना कहीं से रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का डेटा निकाला है, वही मैं शो कर रहा हूँ। इनका 2018 में अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 463 करोड़ का था, और नेट प्रॉफिट जो था वो 22.5 करोड़ रुपीज़ का था। 2019 में इनका रेवेन्यू
590 करोड़ का हो गया बढ़कर, और नेट प्रॉफिट में डिक्रीमेंट आया था, 14.2 करोड़ हो गया था इनका नेट प्रॉफिट। 2020 में ये फिर से प्रॉफिट में आ गए। 2020 में इनका रेवेन्यू हो गया था 698 करोड़ रुपीज़ बढ़कर, और इनका नेट प्रॉफिट हो गया था 71.7 करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू अगर इनका देखें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, रेवेन्यू हर साल इनका इंक्रीज़ कर रहा है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो 2018 में अच्छा था, 2019 में थोड़ा कम हुआ। 2020 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, जो इनके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में दिख रहा है। कंपनी का IPO बात कर लेते हैं, कब आने वाला है, कितना ऑफर साइज़ है, क्या है। प्री इशू शेयर होल्डिंग अगर आप देखें 61.77% की है। इशू साइज टोटल 700 करोड़ रुपीज़ का है। 110 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशुएंस हो रहे हैं शेयर को, बाकी QIP के थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिल जाएंगे। ऑफर फॉर सेल जो है वो 3.56 करोड़ इक्विटी शेयर्स का है। ICICI नोम्योर सिक्योरिटीज़ मैनेज कर रही है इस ऑफर को, और कंपनी NSE BSE दोनों पे लिस्टेड होगी। बाकी कोई भी चीज़ अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, कब IPO आ रहा है, लॉट साइज़ क्या होगा, प्राइस क्या होगा, और इशुएंस कितना, ये सब अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके लिए अभी डेट आना बाकी है। जब भी डेट आएगी मैं आपको इसके तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके भी एक वीडियो बना दूंगा तुरंत। कंपनी के IPO को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए अगर प्राइस बैंड बहुत हाई ना रहा तो, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर में जितनी भी सर्विसेज को कोई यूज़ कर सकता है वो कंपनी सारी प्रोवाइड कर रही है। बिग डेटा, एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एवरीथिंग, कंपनी सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी ये काम कर रही है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी अच्छा मॉडल भी है, और कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है इस समय बिजनेस से भी, और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो IPO को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, और कंपनी के लिए आगे आने वाले दिनों में भी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हर कंपनी इनके सर्विसेज को यूज़ करना चाहती है, और इनकी सारी सर्विसेज डिमांड में भी हैं। हम सब खुद जानते हैं इस समय डेटा के ऊपर कितनी ज़्यादा कंपनियां निर्भर हो चुकी हैं, और हम सब भी डेटा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। डे टू डे लाइफ में भी हम डेटा को काफ़ी यूज़ करते हैं, इन्फोग्राफिक्स को काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कंपनी को आने वाला टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली है, काफ़ी बड़ी कंपनी बनने वाली है। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।